हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे और आरबीआई ने अभी एक डाटाबेस को रिलीज़ किया है, उसको भी एनालाइज करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यह है फ्रेंड्स कि आरबीआई ने अभी डाटा को रिलीज़ किया है रिगार्डिंग करेंसी इन सर्कुलेशन और बताया है कि जनवरी और मई के बाद जो करेंसी हो चुकी है इकोनॉमी में वो 2.66 ट्रिलियन हो चुकी है। 2019 में अगर हम इसको कंपेयर करें तो ₹2.4 ट्रिलियन थी। तो इस डाटा के हिसाब से जो हमारे एग्जाम के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स करेंसी इन सर्कुलेशन होता क्या है, क्योंकि अभी आरबीआई के डाटाबेस से यही पता लगा है कि करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज हो चुकी है 2.66 ट्रिलियन। आरबीआई की डेफिनेशन देखें तो करेंसी सर्कुलेशन होता है जो भी कैश और करेंसी हमारी कंट्री में इसको फिजिकली यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने के लिए बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। इसका सोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? बेसिकली जो करेंसी नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं पब्लिक के पास, और इसके साथ ही साथ जो बैंक के पास कैश होता है इन हैंड, वह करेंसी इन सर्कुलेशन का पार्ट होता है। लेकिन अगर बात की जाए करेंसी विद पब्लिक तो वह क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हम करेंसी इन सर्कुलेशन जितनी भी है उसमें से बैंक और गवर्नमेंट का कैश हटा दें, जितना भी कैश बैंक और गवर्नमेंट के पास है उसको डिडक्ट कर दें, तो वो फ्रेंड्स वो करेंसी विद पब्लिक हो जाता है। तो आपको यह याद रखना है, बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका कैश अगर डिडक्ट कर दिया जाए और जो यूज़ करते हैं कैश को फ्रेंड्स, उनका अगर काउंट किया जाए करेंसी विद पब्लिक हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने सेंस करेंसी इन सर्कुलेशन की बात की है तो हम मनी सप्लाई के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके लिए हम मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में जान लेते हैं। मॉनेटरी एग्रीगेट्स बेसिकली मनी की ब्रॉड कैटेगरीज होता है फ्रेंड, जिनको यूज़ किया जाता है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। मनी सप्लाई की बात करें जैसे कैश, डिमांड डिपॉजिट, बैंक क्रेडिट, इन सब का जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो अगर उनको हमको मेजर करना है फ्रेंड्स तो मनी सप्लाई को मेजर करना पड़ता है। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स का सहायता लेते हैं। मॉनेटरी एग्रीगेट को असेस करके हम फ्रेंड्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है हमारी कंट्री में, ओवरऑल हेल्थ क्या है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, उसको भी हम असेस कर सकते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स की सहायता से। जैसे फ्रेंड्स अगर करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गया है, जैसा कि अभी हमने देखा है, इसका मतलब है सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए ज़्यादातर मनी का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस वो बढ़ जाएगी। सिंपल वे में बात करें फ्रेंड्स, अगर मॉनेटरी एग्रीगेट्स बढ़ जाते हैं इसका मतलब है इन्फ्लेशन हो जाएगी इकोनॉमी में। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें फ्रेंड तो आरबीआई M0 से लेके M4 तक मॉनेटरी एग्रीगेट्स को फॉलो करती है। M0 को हम रिजर्व मनी बोलते हैं फ्रेंड्स, M1 को नैरो मनी, M2 को नियर मनी, M3 ब्रॉड मनी एंड M4 ब्रॉडर मनी। बेसिकली फ्रेंड्स M1 और M2 को कंबाइन करके कभी कभी नैरो मनी बोला जाता है। इन सभी को फ्रेंड्स डिक्रीजिंग लिक्विडिटी ऑर्डर में अरेंज किया गया है, मतलब M0 हाईएस्ट लिक्विड होता है, देन M4 तक आते हैं तो लिक्विडिटी डिक्रीज होती जाती है। फर्स्ट कैटेगरी होता है फ्रेंड्स M1 नैरो मनी। M1 जो नैरो मनी होता है उसका फॉर्मूला होता है C+DD+OD। C होता है करेंसी विद पब्लिक, जो हम देख ही चुके हैं उसकी डेफिनेशन। डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, कुछ पैसा हमारे पास करेंसी के रूप में होता है, कैश के रूप में होता है, और कुछ पैसा हम बैंकों के पास में रखते हैं, उसी को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि हम कभी भी डिमांड करके अपने डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम फ्रेंड्स अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक का बेसिकली जो मनी रहता है उनको अगर छोड़ के जितना भी डिपॉजिट बचता है आरबीआई के पास, उसको हम अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के अंदर रखते हैं। और M1 जो मनी है फ्रेंड्स नैरो मनी, इसमें इंडिया का जो डिपॉजिट रहता है IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट्स या इंटर बैंक डिपॉजिट, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई रहता है वो बेसिकली फ्रेंड्स बहुत कम परसेंटेज रहता है इन कंपेरिजन टू अदर टू पैरामीटर्स। इसलिए अगर हम M1 की बात करें तो ब्रॉडली आप C+DD भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स M1 का यही फॉर्मूला होता है C+DD+OD। C को होता है करेंसी विद पब्लिक, हम देख ही चुके हैं। DD होता है डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक इन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, और OD होता है फ्रेंड्स अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फ्रेंड नियर मनी। नियर मनी या M2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें M1 भी इंक्लूड होता है C+DD+OD, और इसके साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ब्रॉड मनी, जिसको हम M3 बोलते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स M1 इंक्लूड होता है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट होते हैं कमर्शियल बैंक के। टाइम डिपॉजिट मतलब FD, RD, यह सब टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ब्रॉडर मनी या M4। यह फ्रेंड लीस्ट लिक्विड होता है। इसमें M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होते हैं, लेकिन जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उसको एक्सक्लूड किया जाता है।
इसमें फ्रेंड्स सभी टाइम डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो M0 से अगर हम M4 तक चलते हैं फ्रेंड्स, तो लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स जो भी हमने अभी देखा है M1 से M3 तक, उसको आप देख सकते हैं। M1 होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। M2 में फ्रेंड्स हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स की जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं M1 के साथ ही साथ। M3 में टाइम डिपॉजिट्स आ जाते हैं। और फ्रेंड्स M4 में टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है एक्सक्लूडिंग NSE। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, M1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉनेटरी एग्रीगेट की बात करें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स RBI की बात करें तो वो M3 भी रेफर करती है जब भी मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है फ्रेंड मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर की बात करें फ्रेंड, तो यह रिलेशनशिप निकालता है मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के बीच में। बेसिकली यह रेशियो होता है फ्रेंड्स मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी का। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। हाई पावर्ड मनी हम देख ही चुके हैं फ्रेंड्स, M0 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम रिजर्व मनी भी बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी बेसिकली करेंसी विद द पब्लिक और कैश रिजर्व्स होता है। इसका मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन हो गया। तो करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब हो गया फ्रेंड्स, अगर करेंसी विद द पब्लिक बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई भी बढ़ जानी है। और अगर फ्रेंड्स कैश रिजर्व बैंक का बढ़ता है तो डायरेक्टली मनी सप्लाई में इमीडिएटली तो इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ जाता है पब्लिक के पास। क्यों? क्योंकि बैंक फ्रेंड्स ज़्यादा लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है बिजनेसमैन को, इसलिए फ्रेंड डिमांड डिपॉजिट बढ़ जाता है। तो हाई पावर्ड मनी अगर इंक्रीज होती है फ्रेंड्स, तो मनी सप्लाई मल्टीपल में इंक्रीज हो जाती है। उसी मल्टीपल को मेजर करने के लिए हम मनी मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं। अब हम फ्रेंड्स लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। बेसिकली लिक्विडिटी रेफर करता है कि आप कितनी जल्दी एक असेट को दूसरे असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं टू मीट योर ऑब्लिगेशन। लिक्विडिटी फ्रेंड्स इंडिकेट करता है द डिग्री टू विच एन एसेट्स और सिक्योरिटी कैन बी क्विकली बॉट और सेल्ड इन द मार्केट विदाउट अफेक्टिंग द असेट प्राइस। इसका मतलब है कि आप एक असेट या सिक्योरिटी को कितनी जल्दी बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस। मार्केट लिक्विडिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो यह रेफर करता है स्टॉक मार्केट जहां पर आप असेट को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं एट ए स्टेबल प्राइसेस। तो मार्केट लिक्विडिटी की डेफिनेशन आपको याद रखना है। इट रेफर्स टू स्टॉक मार्केट वेयर द एसेट्स टू बी बॉट एंड सेल एट स्टेबल प्राइसेस। एग्जाम्पल देखें अगर हम फ्रेंड्स लिक्विड असेट्स के, तो वो होता है कैश, तो होता ही है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा लिक्विड। देन कैश इक्विवेलेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कमोडिटी फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर इन्वेस्टर्स इनको इजीली सेल कर सकता है और कैश में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है। तो यह लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम फ्रेंड्स एग्रीगेट लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। एग्रीगेट लिक्विडिटी की बात करें तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आप कितनी जल्दी से इकोनॉमी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए जो एग्रीगेट लिक्विडिटी होती है वो फ्रेंड्स हाईली डिपेंडेंट होती है कि क्रेडिट कितना अवेलेबल है मार्केट में, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मनी सप्लाई की साइज कितनी है कंट्री में, तो उस पर एग्रीगेट लिक्विडिटी ज़्यादातर डिपेंड होती है। उसी पर डिपेंड होते हुए आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी फ्रेंड जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही एग्रीगेट लिक्विडिटी होती है। एग्रीगेट लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए भी फ्रेंड्स कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जैसे L1 होता है फ्रेंड्स M3 हमने देखा है, RBI भी इसको ज़्यादातर रेफर करता है, प्लस पोस्टल डिपॉजिट्स, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। L1 फ्रेंड्स ज़्यादा लिक्विड होता है और L3 कम लिक्विड होता है। L2 की बात करें तो इसमें L1 इंक्लूड होता है प्लस टर्म मनी बोरोइंग्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जैसे IDBI, IFCI, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, इन सभी के जो टर्म डिपॉजिट होते हैं वो L2 में इंक्लूड किए जाते हैं। यह बेसिकली फ्रेंड्स फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। L3 होता है L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो L1 फ्रेंड्स ज़्यादा लिक्विड होता है इन कंपेरिजन टू L3, जिसमें डिपॉजिट्स इंक्लूड किया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच।